Hello students, the topic which we are going to study in this presentation is construction of an achievement test and blueprint. अचीवमेंट टेस्ट या ब्लूप्रिंट को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो अचीवमेंट टेस्ट है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में रिलेटिवली कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसकी रिलेटिव एग्जिस्टेंस को जब हम समझ जाएंगे तभी हम उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो शुरुआत हमेशा से किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ऑब्जेक्टिव से होती है, यानी उद्देश्यों के निर्धारण से। उद्देश्यों का निर्धारण एक शिक्षक इसीलिए करता है क्योंकि उससे उसे एक तो गाइडेंस मिलती है कि उसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी करवानी है, एक्सपीरियंसेस कैसे देने हैं विद्यार्थियों को, मेथड्स कौन से चूज करने हैं, कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टीचिंग एड्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। एक तो ऑब्जेक्टिव्स ये गाइड करते हैं टीचर को, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स टीचर की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के खत्म हो जाने के बाद जो भी उसने उद्देश्य निर्धारित किए थे वही निर्धारित उद्देश्य उसको इवैल्यूएशन में भी हेल्प करते हैं, यानी मूल्यांकन में। क्यों? क्योंकि उद्देश्य जो उसने निर्धारित किए थे उसी आधार पे वो अपना इवैल्यूएशन की प्रोसीजर या टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन सेलेक्ट करता है या उनका निर्धारण करता है। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, इवैल्यूएशन एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक वृहद एक प्रक्रिया है और एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम सिर्फ किसी भी टर्म के या किसी भी यूनिट के अंत में सिर्फ एक जो टेस्ट लेते हैं उससे नहीं आंका जा सकता है। लेकिन फिर भी कॉमनली सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो एक टूल ऑफ इवैल्यूएशन है वो टेस्ट होता है, यानी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। टेस्ट भी कई तरीके के हो सकते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो सकते हैं, टीचर मेड टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे नॉर्मल रेगुलर कंडीशंस में शिक्षक कक्षा में जो टेस्ट बनाता है तो वो टीचर मेड टेस्ट होते हैं और इसका आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोगों को आज अचीवमेंट टेस्ट को देखना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है टीचर्स के द्वारा। टेस्ट भी जो हमने बात करी, यानी अचीवमेंट टेस्ट भी अगर हम बनाते हैं या कोई शिक्षक कक्षा में बनाता है तो ये भी 3 लेवल्स पे बन सकता है। पहला यूनिट लेवल पे बन सकता है, यानी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है शिक्षक के पढ़ाने के बाद तो एक यूनिट का टेस्ट ले सकता है। टर्म टेस्ट ले सकता है जिसमें कुछ चुनिंदा यूनिट्स का एक साथ टेस्ट लिया जाता है। और एनुअल टेस्ट हो सकता है जिसमें पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तक में जितना भी कंटेंट एक शिक्षक ने पढ़ाया था वो सारा का सारा कंटेंट वो एक टेस्ट में दे सकता है, जिसको हम एनुअल एग्जामिनेशंस भी बोल सकते हैं। तो वैसे नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट या एनुअल एग्जामिनेशन या एनुअल टेस्ट, लेकिन उनका जो टेस्ट का कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है और या जो उनकी प्लानिंग है या जो क्वेश्चंस का प्रकार होता है, यानी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो सब में प्रक्रिया समान होती है। तो आपके सामने ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सबसे पहली स्टेप किसी भी तरीके के टेस्ट के कंस्ट्रक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन से पहले होती है, दैट इज प्लानिंग, यानी योजना तैयार करना। योजना तैयार करने में ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के हमारे प्रेजेंटेशन का हिस्सा भी है, दैट इज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। ब्लूप्रिंट के निर्माण में अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे 3 महत्वपूर्ण चीजों का डिसीजन होता है। उन 3 महत्वपूर्ण चीजों के डिसीजन के बेसिस पे ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। पहला है कंटेंट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स या एबिलिटीज और तीसरा है टेस्ट आइटम्स। इनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। प्लानिंग या ब्लूप्रिंट के तैयार हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द टेस्ट। ये ब्लूप्रिंट में जब हमने एबिलिटीज या कंटेंट को जब डिसाइड किया था उसी आधार पे हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये सारी प्रक्रिया हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फाइनली जब टेस्ट बन जाता है, प्लानिंग हो गई, प्लानिंग के बाद में हमने टेस्ट को कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक बार वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, क्रॉस चेक करना जिसको कहते हैं कि सभी आइटम्स या स्टेटमेंट्स प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं। उसके बाद फाइनली उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, स्टूडेंट उस टेस्ट को करते हैं और उसके बाद स्कोरिंग की जाती है और रिजल्ट डिस्क्लोज हो जाता है। ये बेसिक प्रोसेस है, इसे अब हम डिटेल में देखेंगे।
सबसे पहली स्टेप जैसा कि आपके सामने स्लाइड में दिख रही है, दैट इज प्लानिंग फॉर द टेस्ट। और ये सबसे अहम स्टेप है। यानी लगेगा कि टेस्ट का कंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होगा, या ये लगेगा कि टेस्ट फाइनली जब बन जाता है तो बच्चों को एडमिनिस्टर उन पे जब किया जाता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पर है प्लानिंग। प्लानिंग अगर परफेक्ट हुई है, प्लानिंग अगर सबसे बेहतर तरीके से हो गई है, तो फिर कंस्ट्रक्शन टेस्ट का और एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी स्कोरिंग या उसकी मार्किंग या रिजल्ट उसका बनाना, वो बहुत ही इजी गोइंग प्रोसेस हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी प्रोसेस। जैसा कि सामने दिख रहा है, प्लानिंग की प्रोसेस जो है उसमें किसी भी टेस्ट को प्लान करते समय यानी ब्लूप्रिंट बनाने के समय में 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है कंटेंट्स, यानी अगर किसी तरीके का यूनिट टेस्ट एक टीचर ने कंस्ट्रक्ट किया है तो उसमें कौन कौन सी यूनिट टीचर ने ली हैं या कौन कौन सी यूनिट का टेस्ट है, तो या उसमें जो सब यूनिट्स हैं या जो चैप्टर्स हैं या टीचिंग पॉइंट्स हैं, उन सबको एक जगह पे लिस्ट डाउन करना और देख लेना कि कौन से सब यूनिट या कौन से लेसन या कौन से टीचिंग पॉइंट में से कितने क्वेश्चंस पूछने इंपॉर्टेंट हैं या पूछे जाने चाहिए। ये एक जगह पे लिस्टिंग हो जाती है, यानी निर्धारण कर लेना कौन सी यूनिट में से या सब यूनिट में से कितना कंटेंट पूछना है। दूसरा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने पिछले प्रेजेंटेशंस में भी देखी है, वह होती है जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनकी टेक्सोनॉमी हमने देखी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो हम किसी भी तरीके के टेस्ट से कौन सी एबिलिटीज विद्यार्थी की चेक करना चाहते हैं, क्या हमें कॉग्निटिव एबिलिटीज चेक करनी है उसकी, या अफेक्टिव एबिलिटीज उसकी चेक करनी है, या साइकोमोटर एबिलिटीज। चेक करनी शब्द से मतलब होता है कि हमें ये पता करना है कि वो एबिलिटीज विद्यार्थियों में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं। आमतौर पे जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जितने भी अचीवमेंट टेस्ट बनाए जाते हैं आमतौर पे विद्यार्थी की कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज ही चेक करनी चाहिए, ये बिल्कुल मानना गलत होगा। लेकिन आमतौर पे कहने का मतलब ये है कि जनरल कंडीशंस में कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं टीचर्स। कॉग्निटिव में डोमेन की भी अगर हम बात करें या कॉग्निटिव एबिलिटीज की अगर हम बात करें तो वैसे तो 6 लेवल्स होते हैं, लेकिन उन 6 लेवल्स में जो पहले 3 लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अचीवमेंट टेस्ट में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है नॉलेज, यानी किसी भी कंटेंट को जिसको पढ़ाया है उसमें रिकॉल एंड रिकॉग्निशन कितना है स्टूडेंट्स का, यानी उनकी मेमोरी बेस्ड, यानी फैक्ट कितने याद हैं, डेफिनेशंस कितनी याद है, लॉज कितने याद हैं जो कि पढ़ाए गए, उन्हें थ्योरी वगैरह एग्जैक्ट जैसी पढ़ाई गई वैसा वो कितना रिकॉल कर पाते हैं वो। दूसरा लेवल है अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, जिसको पहले कहा जाता था। इसमें हम स्टूडेंट की एक्सप्लेनेशन स्किल्स को चेक करते हैं कि कितना इंटरप्रिटेशन उसका सही हुआ है, कितना वो अपने खुद के शब्दों में किसी भी कॉम्प्लेक्स थियोरी को या किसी भी फिनोमिनन को वो एक्सप्लेन कितना कर सकता है, एग्जाम्पल्स कितने अच्छे दे सकता है। किसी भी कॉन्सेप्ट का बच्चे के अंदर समझ विकसित हो गई है, इसको चेक करने का एक बहुत ईजी तरीका होता है। अगर स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के सही एग्जाम्पल्स दे सकता है, पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स, अगर हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट को बात करें या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स की बात की गई है। तो अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव एग्जाम्पलर्स दे सकता है, किसी कॉन्सेप्ट के सही एग्जाम्पल्स दे सकता है, या नेगेटिव एग्जाम्पल्स में से उनको पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को चूज कर सकता है, उनका सेलेक्ट कर सकता है, तो यानी वो कॉन्सेप्ट उस विद्यार्थी को समझ आ गया है, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो सकती है। तीसरा जो लेवल है दैट इज एप्लीकेशन, यानी किसी भी शिक्षक का कार्य सिर्फ विद्यार्थियों के अंदर रटंत विद्या जागृत करना नहीं है, यानी उनको रटंत या रोट मेमोराइजेशन जिसको कहा जाता है, तो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन ही बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए ये टीचर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। या कहें कि सिर्फ उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए, सिर्फ इतना भी इतना भी कहें तो हम सफिशिएंट नहीं है। असल मायनों में एक विद्यार्थी की
एजुकेशनल कंडीशंस में कॉग्निटिव डोमेन की डेवलपमेंट उसके अंदर प्रॉपरली तब होगा जब वो समझे गए और याद करे गए कॉन्सेप्ट्स को नई कंडीशंस में, न्यू सिचुएशंस में या नवीन परिस्थितियों में अप्लाई भी करना सीख सके। उसको पता हो कि दैनिक जीवन में वो जो मैंने पढ़ा है कक्षा में, यानी क्लासरूम कंडीशंस में जो चीज़ उसने थियोरेटिकली पढ़ी है, वो असल मायनों में ज़िंदगी में या कहीं पे अप्लाई कैसे होती है। वो सिचुएशंस इस तरीके के क्वेश्चंस भी टीचर को बनाने चाहिए जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे ने पढ़ा है अभी तक वो अप्लाई कैसे होता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये 3 और लेवल्स हैं। इनके आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं करते हैं कि सारे क्वेश्चंस या सब लेवल्स की खूब सारे क्वेश्चंस हो, लेकिन हाँ, एनालिसिस और सिंथेसिस इन लेवल्स के कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं और डालने भी चाहिए। अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से लेवल को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। ज़रूरी नहीं है कि एक शिक्षक समस्त जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें एप्लीकेशन बेस्ड ही टेस्ट बना दे पूरा, या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही बना दे, या फिर सिर्फ मेमोरी बेस्ड बना दे। तीनों में से अगर किसी एक को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया जाए और दूसरों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो भी वो अचीवमेंट टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं कहलाता है। एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट वही है जिसमें नॉलेज डोमेन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये जो तीनों लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, ये तीनों लेवल्स के क्वेश्चंस जिस पर्टिकुलर टेस्ट में होंगे वो टेस्ट अच्छा कहलाएगा। उसमें एक बैलेंस बनाना होता है। अब इसमें भी कोई सेट क्राइटेरिया या रूल नहीं है कि कितने में कितने परसेंटेज होने चाहिए या कौन से लेवल के कितने क्वेश्चंस होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर कि वो जो कंटेंट है वो कैसा है। अगर उसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड उसकी डिमांड है कि कंटेंट की कि एप्लीकेशन बेस्ड हो, जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं तो फॉर्मूलेज को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप सिर्फ मेमोरी बेस्ड की फॉर्मूला इसका पूछ लिया उसका पूछ लिया वो सफिशिएंट नहीं है। उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस देने होते हैं जो कि उसकी नॉलेज को अप्लाई करने का मौका देते हैं। साइंस में भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिसमें एप्लीकेशन चेक होना बहुत आवश्यक है। तो ये टीचर की जजमेंट के ऊपर होता है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपनी अभी तक की पढ़ाई जो उसने बीएड लेवल पे करी है उन सब का एक जो उसकी लर्निंग है उसको बिहेवियरल रूप में वो जब टीचर बने तो उसको अप्लाई करे, उसकी पेडागोजिकल जो नॉलेज है वो नॉलेज अप्लाई करे। तो ये टीचर के जजमेंट और कंटेंट की डिमांड के ऊपर होता है कि कंटेंट किस तरीके की नेचर है उस कंटेंट की, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है टीचर की नॉलेज लेवल का, मेमोरी बेस्ड कितना देगा वो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितना देगा और एप्लीकेशन बेस्ड कितना कंटेंट देगा। तीसरी चीज जो ब्लूप्रिंट में डिसाइड की जाती है वह होती है टेस्ट आइटम्स को सेलेक्ट करना। 4 तरीके के बेसिकली टेस्ट आइटम्स होते हैं आमतौर पे: ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये चारों टाइप्स आगे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये 3 जो मेन प्लानिंग के कंपोनेंट्स थे, कंटेंट्स, एबिलिटीज और टेस्ट आइटम्स, इन सब को यहाँ पे इस लेवल पे डिसाइड किया जाता है और उस आधार पे एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। यह आपके सामने एक स्लाइड जो है इसमें एक सैंपल ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि प्लानिंग फेज में ये जो बनाया जाता है। इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम्स दिख रहे हैं वहाँ पे सारी सब यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। ऊपर की तरफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल्स और उसके बाद टोटल आप देख रहे हैं। ऐसे ही नीचे 5 सब यूनिट्स के बाद में एक सबसे नीचे भी एक रो आप देख पा रहे होंगे, ये वाली, ये भी एक तरीके से ऊपर से नीचे की ओर कॉलम्स का टोटल है। आप लोगों के सामने ये जो सेल्स बने हुए हैं, यानी ये जो कॉलम्स के बीच बीच में ये जो सेल्स बने हुए हैं, इन सभी सेल्स में आप देख रहे होंगे कि एक संख्या ब्रैकेट के बाहर लिखी है और एक संख्या ब्रैकेट के अंदर लिखी है। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है नीचे। जितनी भी संख्याएं ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई हैं वो अंक को बता रही हैं। यानी यह जो 5 लिखा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये 5 है अंक। ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई संख्या है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी 1, ये ब्रैकेट में है, यानी एक क्वेश्चन और कितने, 5 अंक का। और ये जो एक क्वेश्चन है 5 अंक का, ये यहाँ पे इस जगह पे है, ये तो टोटल है। यहाँ पे जो हमने टोटल किया नीचे जो गोले में दिख रहा है, ये कंबशन एक सब यूनिट थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया
जो कि 5 नंबर का था और ये ऐसे टाइप था, ये आप देख पा रहे होंगे, ई फॉर ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप फॉर ऐसे एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें किसी भी तरीके का वेरी शॉर्ट टाइप आंसर नहीं पूछा गया है, इसलिए वो यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया गया है। अदरवाइज अगर आपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी दिए हैं तो वो कॉलम वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इस ब्लूप्रिंट को बनाते कैसे हैं वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं सेकंड जो हमारी स्टेप है टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, उस पर। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस हमारी सेकंड स्टेप होती है। ब्लूप्रिंट जब भी कोई शिक्षक बना लेता है तो उसके आधार पर उसे क्वेश्चंस बनाने के लिए मदद मिलती है। ब्लूप्रिंट में हमने एक तरीके से डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी पर्टिकुलर सब यूनिट में से कौन से क्वेश्चंस को पूछेंगे, तो वहां से हमें ये डिसाइड हो जाता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें कौन कौन से पूछने हैं और उन टाइप्स में से वो कौन सा पर्टिकुलर लेवल का क्वेश्चन होगा और कौन से सब यूनिट में से वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। ये सारा डिसीजन हम ब्लूप्रिंट में कर चुके होते हैं। अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस को फ्रेम करना होता है या क्वेश्चंस को सिर्फ बनाना होता है। जैसा कि आपके सामने देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस जो हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सामने है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। डिटेल में अगर हम जाएं तो क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है, या ये कहें कि कोई भी एक क्वेश्चन जब टीचर डेवलप करता है या बनाता है टेस्ट के लिए, कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो हर एक प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 चीजों को असेस करता है। पहला है ऑब्जेक्टिव को, दूसरा है स्पेसिफिक एबिलिटी को और तीसरा है रिलेटेड कंटेंट को। यानी कंटेंट जो भी आप, जैसे मान लीजिए फोर्स टॉपिक है, उस फोर्स टॉपिक के क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं तो वो कंटेंट का असेसमेंट हो गया। एबिलिटी यानी आप कौन से डोमेन से रिलेटेड आपने वो क्वेश्चन बनाया है, इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन, तो वहाँ एबिलिटी। और ऑब्जेक्टिव्स यानी जो भी उद्देश्य आपने निर्धारित किया है तो वो कौन से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सवाल बनाया है या प्रश्न किया गया है, ये चीज हमें पता चल जाती है। सबसे पहले देखें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टूडेंट की लॉजिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करते हैं। इस तरीके के प्रश्न विद्यार्थी के नॉलेज को तो चेक करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में उसको रिकॉल कितना हो रहा है, कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो लिख सकता है या अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, रिलेटेड जो नॉलेज है उसको कितना सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, सीक्वेंशियल मैनर में, यानी जो चीज़ पहले आनी चाहिए उसको पहले, जो बाद में आनी चाहिए उसे बाद में, और एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। ये सारी स्किल्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से चेक हो सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक ड्रॉबैक भी होता है, वह ये कि ये सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं दिए जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा, स्कोरिंग इनके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, और जैसा कि आप सभी जानते होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, जिनके अंदर सभी प्रश्नों का एक एक्यूरेट तरीके का आंसर पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से थोड़े छोटे होते हैं और पार्शली ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। आमतौर पे डेफिनेशंस या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका उत्तर छोटा होता है। ये इजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं उत्तर करते समय, और इनको जल्दी चेक भी किया जा सकता है। इसके बाद होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 1 सेंटेंस में या कुछ शब्दों में या कभी कभी सिर्फ एक शब्द में भी इनका उत्तर दिया जा सकता है। ये बहुत जल्दी किए जा सकते हैं, इनमें इनको करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। आमतौर पे बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से इनका इवैल्यूएशन पॉसिबल है, क्विक इवैल्यूएशन पॉसिबल है, इजी भी है। अंत में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें किसी भी तरीके की सब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। इसके अंदर सब्जेक्टिव बायसनेस नहीं होती है, यानी ये क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत ही कम टाइम में करे जा सकते हैं। इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे क्लासिफिकेशन टाइप है, कंप्लीशन टाइप है, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं या ट्रू फॉल्स हो सकते हैं।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है इतने सारे क्वेश्चंस का। तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस कितने दिए जाएं। तो ये भी टीचर के जजमेंट के ऊपर होता है और कंटेंट की डिमांड के ऊपर होता है कि कंटेंट कैसा है और वो किस तरीके के क्वेश्चंस की डिमांड कर रहा है। अगर हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाने हैं तो आमतौर पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बनाते हैं। डेफिनेशंस वगैरह अगर हमें पूछनी है या किसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यूज़ करते हैं। अगर हमें डिटेल्ड किसी का प्रोसेस एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी भी तरीके की साइंटिफिक या जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है उसकी प्रोसेस पूछनी है तो हम आमतौर पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये भी टीचर के जजमेंट के ऊपर होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनाएं। लेकिन हाँ, अगर हम जब टेस्ट को बनाते हैं तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने की होती है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़े हैं तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये वाली चीज़ फॉलो होती है, ध्यान में रखनी होती है हमें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आमतौर पे सबसे पहले पूछा जाता है, फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप और अंत में लॉन्ग आंसर टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करिए, इसी जो हमने अभी लिमिटेशंस देखी थी, तो लॉन्ग आंसर टाइप चूंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर नहीं होने चाहिए, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। यानी अगर 40-50 नंबर का टेस्ट है तो 3 या 4, हद से हद 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस चूंकि कम समय लेते हैं, इनके अंक बहुत ज़्यादा हम नहीं देते हैं, आमतौर पे आधे नंबर का एक क्वेश्चन या 1 नंबर का एक क्वेश्चन देते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। इस आधार पे हम बनाते हैं अपने अचीवमेंट टेस्ट को या क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन या स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब ये होता है कि टेस्ट को बना लिया, क्वेश्चंस बना लिए, अब वो एडमिनिस्टर कैसे होगा, विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचेगा। वैसे तो पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट होते हैं स्कूल्स में या कहीं पे भी, लेकिन आजकल अब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ हो रही हैं। तो फिर भी हम स्कूल कंडीशंस का देखें तो पेपर हैंड रिटन हो सकता है, टाइप्ड हो सकता है, टाइप्ड के साथ में प्रिंटेड भी हो सकता है और सभी स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। एक चीज़ है कि कभी भी जब कभी टेस्ट हो या कुछ हो तो सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज इंश्योर करी जानी चाहिए। टेस्ट को बना के जब हम टाइप करते हैं तो उसका फॉन्ट प्रॉपर होना चाहिए, लॉजिकली अरेंज होने चाहिए क्वेश्चंस, और उसमें सभी इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। इवन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम एक बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं, तो वो हर पार्ट में कितना वेटेज है उसका वो भी क्लियरली बता होना चाहिए। यानी सिर्फ ये नहीं लिखा होना चाहिए कि पूरा लॉन्ग आंसर 5 नंबर का है। अगर उसमें डेफिनेशन पूछी है और उसका एक्सप्लेनेशन पूछा है तो 2+3 इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर एग्जाम्पल्स पूछे हैं तो 2+1+2 इस तरीके से लिखा होना चाहिए। क्लियरली सब पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि हमारे को जब क्वेश्चंस का हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमें किस पर्टिकुलर पोर्शन को कितना वेटेज देना है। इसके अलावा स्कोरिंग बहुत ज़रूरी है। एक टीचर जब भी कभी अपना टेस्ट बनाता है तो उसको स्कोरिंग यानी कि जब इवैल्यूएशन होगा, यानी उसकी जब चेकिंग होगी आंसर्स की, स्टूडेंट्स की कॉपीज का, तो वहाँ पर कौन से क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, उत्तर क्या है, उसका एक आंसर की जिसको बोलते हैं स्कोरिंग की, वो बनी हुई बहुत जरूरी होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की स्कोरिंग की तो बहुत आसानी से बन जाती है क्योंकि हमें सही उत्तर पता होता है कि पहले का ए है, दूसरे का बी है, इस तरीके से। लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी स्कोरिंग की बनी हुई बहुत ज़रूरी होती है। मार्किंग स्कीम बोला जाता है इसको, या स्कोरिंग की या आंसर की, स्कोरिंग की या मार्किंग स्कीम। इसमें डेफिनेशन सही क्या है, डेफिनेशन के बाद में एग्जाम्पल्स करेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोबेबल करेक्ट कितने एग्जाम्पल्स देने पे कितने अंक दिए जाने हैं, एक्सप्लेनेशन में कौन कौन सा कंटेंट अगर बच्चे ने कवर किया है तो कितने अंक दिए जाएंगे, ये सब चीज़ें मार्किंग स्कीम में दी होती हैं। तो मार्किंग स्कीम भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी टेस्ट में। तो अभी हम लोगों ने 3 स्टेप्स पूरी देख ली टेस्ट कंस्ट्रक्शन की। मेन स्टेप्स प्लानिंग, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स, और तीसरी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। इसके बाद हम रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने कुछ स्लाइड्स में आगे दिए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट एक बन के कैसा दिखता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि हमने देखा था कि
हमें एबिलिटीज चेक करनी है विद्यार्थियों की, या लेवल जो है, नॉलेज लेवल, एप्लीकेशन लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल। तो क्वेश्चंस हमें कैसे पता चलेगा कौन से लेवल का है? तो जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या बिहेवियरल टर्म्स के हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जिनको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, तो वो हम एक्शन वर्ब्स के आधार पर बनाते थे। तो एक्शन वर्ब्स जो है उन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे डिफाइन, तो नॉलेज लेवल का है, और मान लीजिए हमने उन्हें कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया था या टॉपिक पढ़ाया था फोर्स का, तो हमने कहा डिफाइन फोर्स। तो यहाँ पे हम परिभाषा पूछ रहे हैं फोर्स की, और विद्यार्थी इसको जब लिखेगा तो ये हमारा मान लीजिए वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर है। तो ये डिफाइन फोर्स, ये वाला क्वेश्चन हमारा नॉलेज लेवल का होगा, वेरी शॉर्ट आंसर में जाएगा, और एक क्वेश्चन है, और इसको अगर हम मान लीजिए 2 अंक देते हैं तो एक क्वेश्चन और अंक कितने हो गए? 2। इस तरीके से ये एक्शन वर्ब से ही हम क्वेश्चंस बना लेंगे अगर, तो हमें पता रहेगा कि हमने कौन से लेवल के क्वेश्चंस बनाए हैं। अचीवमेंट टेस्ट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपके सामने एक अचीवमेंट टेस्ट है, ये 2 स्लाइड्स में है। ये पहला इसका पोर्शन ये एक स्लाइड में दिख रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए कि कितने क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने शब्दों में, एक टेंटेटिव बच्चों को लिमिट दी जाती है कि कितने शब्दों में कौन से सेक्शन के क्वेश्चन को कितने शब्दों में करना है, अंक कौन से क्वेश्चन सेक्शन में कितने अंक का कौन सा प्रश्न है, ये सारी चीजें, टाइम ड्यूरेशन और टोटल मार्क्स, ये सब दिखे होने चाहिए। जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, ये एक टर्म टेस्ट है। टर्म टेस्ट का मतलब हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यूनिट टेस्ट वो होती है जिसमें किसी एक यूनिट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टर्म टेस्ट वो होता है जिसमें 2 या 3 यूनिट्स के इकट्ठे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या एक सिंगल टेस्ट होता है। और एनुअल टेस्ट होता है जिसमें समस्त यूनिट्स का इकट्ठा टेस्ट होता है। तो ये टर्म टेस्ट का एग्जाम्पल, यूनिट जो टेस्ट होता है उसके बाद जो टर्म टेस्ट होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। इसमें सभी पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये हैं, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो जैसा कि आपने पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में देखा होगा, ओवरऑल क्वेश्चंस कितने हैं? उधर सबसे पहले हमने देखा शॉर्ट आंसर टाइप 5 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चंस हैं, और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे पास 4 हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 4s आर 20, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हमारे 20 मार्क्स के हैं। इसी तरीके से और सेक्शन का भी मार्किंग डिवीजन दिया हुआ है। अब टेस्ट हमने जो कंस्ट्रक्टेड दिख रहा था वो ब्लूप्रिंट के आधार पे बना था। तो ब्लूप्रिंट हम देख लेते हैं और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ब्लूप्रिंट बनाया कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो मेन ब्लूप्रिंट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उस तक पहुंचने से पहले हमें 3 तरीके के वेटेज देख लेने होते हैं कि हमने किस तरीके के आइटम्स बनाए, उन आइटम्स को कितना वेटेज दिया, जो सब यूनिट्स थी हमने हर सब यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे, और फाइनली फिर ऑब्जेक्टिव्स को हम बनाते हैं कि कौन से लेवल के कितने मार्क्स हमने दिए, के क्वेश्चंस हमने पूछे अपने टेस्ट में। सबसे पहले हमें सब यूनिट्स का, क्योंकि सबसे इजी है, हम जब कोई भी एक टीचर टेस्ट बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो सबसे पहले सब यूनिट्स अपनी लिख लेता है। तो यहाँ पे ये सारी सब यूनिट्स लिखी हुई हैं जिनको टेस्ट में इंक्लूड किया गया। तो ये जो टर्म टेस्ट है उसका एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया क्योंकि इसमें फिजिक्स का भी टॉपिक है, केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, और बायोलॉजी से रिलेटेड भी टॉपिक है। तो छोटे बच्चों को आमतौर पर अलग अलग यूनिट्स होती हैं, और टर्म टेस्ट जब होता है तो 1 या 2 यूनिट फिजिक्स की, 1-2 यूनिट केमिस्ट्री बेस्ड और 1-2 यूनिट बायोलॉजी बेस्ड, तो इकट्ठा टर्म टेस्ट आता है। तो इसका एग्जांपल इसीलिए लिया है। तो हर पर्टिकुलर यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये जितने भी लिखे हैं ये स्कोर है, यानी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। अब चूंकि पूरा टेस्ट 40 नंबर का था, तो इसीलिए हर पर्टिकुलर सब यूनिट में से जो हमने अंक दिए कि भाई यहाँ 6 अंकों का क्वेश्चन पूछा हमने, तो 6 डिवाइडेड बाय 40, तो 15% हमने फोर्स में से लिया। इस तरीके से ये पूरा 100% हो जाता है। फिर हमने जब आइटम्स बनाए थे तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो थे वो 4 थे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो टोटल 20 अंक के ऐसे टाइप हो गए। इसी तरीके से 15 अंक के शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, 5 अंक के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। इन सभी प्रश्नों के जो हमारे मार्किंग स्कीम थी उस आधार पर देख लिया कि 50% ऐसे टाइप,
37.5% हमारे शॉर्ट आंसर टाइप और 12.5% ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। फिर चूंकि हम लोगों ने देखा ही था, हमने अपने जो क्वेश्चंस बनाए थे वो एक्शन वर्ब्स के आधार पे बनाए थे, तो उस आधार पे आपने वहां पे डिसीजन देखा होगा कि नॉलेज बेस्ड हमने कितने अंकों के क्वेश्चंस बनाए, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कितने बनाए, एप्लीकेशन बेस्ड कितने बनाए, ये हमें एक्शन वर्ब से पता चल जाएगा। तो हमने ये भी यहाँ मार्क्स लिख लिया और उसके बाद परसेंटेज उनकी कैलकुलेट कर निकाल ली। तो ये बेसिक पहली स्टेप है, ये जो हम कर लेंगे इसको हमने क्रॉस चेक कर लिया एक बार, उसके बाद हम डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये हमारे सामने डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बता दिया था, ब्रैकेट के बाहर जो है वो नंबर हैं यानी अंक हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो हर जो नॉलेज डोमेन है उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन है उसमें भी हमने तीनों वर्ग लिख लिए, एप्लीकेशन में भी हमने तीनों वर्ग लिख लिए, स्किल में भी यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो ये खाली है। और फिर उसके बाद ये फाइनल टोटल है। जैसा कि आपने फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस पढ़ा होगा, तो ये मैट्रिक्स है उसी तरीके की बनी हुई है। तो हर सब यूनिट को हमने यहाँ लिख लिया। तो हमने ये देखा कि फोर्स जो सब यूनिट थी, उस फोर्स सब यूनिट में कॉम्प्रिहेंशन लेवल में शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन है 3 अंक का। इसके अलावा फोर्स जो यूनिट है उसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक पूछा है, एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है और 3 अंक का है। तो इस आधार पे हमने फोर्स सब यूनिट को हम लेफ्ट से राइट टोटल करते चलेंगे, 2 प्रश्न पूछे और 6 अंक के थे। इस तरीके से हम सभी सब यूनिट्स का लिखते चलेंगे। लाइट में हमने देखा, जो लाइट हमारा जो सब यूनिट था उसमें हमने नॉलेज लेवल का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया, तो सॉरी माफ करना, लाइट जो सब यूनिट है इसमें हमने नॉलेज लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया और हमने सीधे कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाया जो कि 5 अंक का था। एक हमने शॉर्ट आंसर टाइप बनाया जो कि 3 अंक का था। एक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जो कि 1 अंक का था। इसके अलावा लाइट सब टॉपिक से ही हमने एप्लीकेशन बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जो कि 1 अंक का था। तो इनको जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमने ये देखिए 1 2 3 4 ब्रैकेट के अंदर वाली हमने देखा 4 प्रश्न पूछे लाइट सब टॉपिक से, और 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 अंकों के प्रश्न थे। इसी तरीके से हम सारे सब यूनिट्स जो हमारी थी उन सभी सब यूनिट्स के कौन से डोमेन से हमने किस तरीके का प्रश्न किया उसमें ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन लेवल के कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूछे गए। एक यहाँ पे दिख रहा है कंबशन में एक्सप्लेनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है नॉलेज लेवल का, उसको हमने 5 अंक का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने सारा उस सब यूनिट का कर दिया, तो लेफ्ट टू राइट ये सारा आ जाएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो देखिए हमारे 14 क्वेश्चंस हैं, 40 नंबर है, तो ये हमारा पूर्णांक भी था, मैक्सिमम मार्क्स भी थे टेस्ट के, तो ये वेरीफाई हो गया। यानी ऊपर से नीचे तक जब हमने चेक किया तो ये हमारा आ गया ये वाला योग जो कि सही है। इसी तरीके से हम हर पर्टिकुलर कॉलम का चेक कर लेंगे ऊपर से नीचे भी, जैसा कि फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में करते थे, लेफ्ट टू राइट भी टोटल करते थे और ऊपर से नीचे भी टोटल करते थे, और फिर हम इस सारे स्कोर्स को भी यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और हमारा पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स सेम आएंगे। तो जब ये पूरे सारे कॉलम्स चेक हो जाएं कि हमने जो चीजें रखी हैं वो सही रखी हैं, यानी आंकड़े जो हमने बैठाए हैं वो सही हैं, तो हमारा ब्लूप्रिंट परफेक्ट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर था जो हमने ब्लूप्रिंट बनाने का देखा है, और इस आधार पे एक शिक्षक अचीवमेंट टेस्ट और ब्लूप्रिंट को बनाता है। ब्लूप्रिंट जरूरी क्यों है? देखिए इसीलिए जरूरी है ब्लूप्रिंट क्योंकि एक शिक्षक जब किसी भी तरीके के टेस्ट को बनाता है तो उसका टेस्ट हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी सिर्फ मेमोरी बेस्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन हो टेस्ट में, वो भी गलत है, सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो वो भी गलत है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप हो वो भी गलत होता है। इसी तरीके से अगर हम कभी टेस्ट को लें तो हमें आमतौर पे जितनी भी सब यूनिट्स हमने टेस्ट में दी हैं उनको इक्वल वेटेज देना होता है। यानी कोई भी टेस्ट अगर हम बनाएं और उसमें किसी एक सब यूनिट को बहुत ज़्यादा पूरा पोर्शन दे दें टेस्ट में क्वेश्चंस का और दूसरी यूनिट्स को बहुत कम दें तो वो गलत है। ब्लूप्रिंट हमें एक बैलेंस बनाने के बारे में बताता है। तो जब हम ब्लूप्रिंट को बनाते हैं तब हम देखते हैं कि लगभग
समान अंक दिए गए होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे तो कम हो जाएंगे। ये सब डिपेंड करेगा कंटेंट के ऊपर और टीचर के जजमेंट के ऊपर। और ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम अंक होने चाहिए सारी सब यूनिट्स के। वो डिपेंड करता है कि सब यूनिट्स में से कितना कंटेंट पूछा जाना जरूरी है, उस आधार पे थोड़ा बहुत ऊपर हो जाना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो बैलेंस है एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट को बनाने के लिए, वो ब्लूप्रिंट से ही आता है। तो ब्लूप्रिंट एक तरीके से एक प्लान है अचीवमेंट टेस्ट को बनाने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने ब्लूप्रिंट में जो कुछ डिसाइड कर लिया तो आपको वो करना ही पड़ेगा, टेस्ट बनाने के दौरान वैसा क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर टेस्ट को बनाते समय आपको कहीं लगता है कि ब्लूप्रिंट में या किसी तरीके के क्वेश्चन को जो हमने ब्लूप्रिंट में डिसाइड किया था वो यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा, वो किसी दूसरे टाइप में या किसी दूसरी सब यूनिट में ठीक बैठ रहा है, तो टेस्ट को बनाते समय हम ब्लूप्रिंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों चीजें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बन के तैयार हो जाएंगी, यानी ब्लूप्रिंट भी फाइनल आपने तैयार कर लिया और उसके साथ ही साथ आपने एक टेस्ट को भी कंस्ट्रक्ट कर लिया पूरी तरीके से, तब दोनों में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम क्वेश्चंस को गिने तो क्वेश्चंस की संख्या, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की टोटल संख्या हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल की टोटल क्वेश्चंस की संख्या हो, चाहे वो नंबर्स की टोटल हो, सम हो, सब चीजें अगर कोई वेरीफाई करे, अगर कोई चेक करे, क्रॉस चेक करे, तो वो परफेक्टली सही होनी चाहिए। उसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस नहीं आना चाहिए और मार्क्स के टोटल में भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें क्रॉस चेक हो जाती हैं तब हमारा एक परफेक्ट टेस्ट और एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। थैंक यू।